वो अपनी जख्मी बेटी को देखकर सोच रही थी कि क्या करूं, उसकी जिंदगी कैसे बचाऊं, कैसे यहाँ से किसी दूसरे अस्पताल ले जाऊं, मगर सिवाय इंतजार के कोई ऑप्शन भी नहीं था। वक्त तेजी से गुजर रहा था, बच्ची की सांसें उखड़ रही थीं, माँ चीख चीख कर मदद मांग रही थी और बाप अमले के आगे हाथ जोड़ रहा था कि एम्बुलेंस में देर है तो हम गाड़ी में चलते हैं, मगर कोई डॉक्टर तो साथ चले। लेकिन साफ इनकार कर दिया गया। माँ ने एम्बुलेंस के लिए दोबारा कॉल की तो जवाब आया बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। वो दौड़ती हुई बच्ची के कमरे में आई तो देखा कि उसकी आंखें खुली हुई हैं, मगर वक्त गुजर चुका था। बच्ची ने बेबस माँ बाप के सामने आखिरी सांस ली और ये कहानी है 10 साला अमल की, जो डॉक्टर्स की नाअहली, अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी और एम्बुलेंस वक्त पर ना आने की वजह से दुनिया से चली गई। मगर इस मौत ने डॉक्टर्स की इनएफिशिएंसी और अस्पताल इंतजामिया की बेरहमाना पॉलिसी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इलाज के नाम पर वो खौफनाक धंधा जिसकी वजह से अपने पैरों पर आने वाला इंसान 4 कांधों पर वापस जाता है। आखिर क्यों एक ही टेस्ट कहीं 10,000 तो कहीं 30,000 में होता है? ये सफेद कोट कैसे दूसरे इंसान को कफन पहना रहा है? यहाँ तक के प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, जहाँ लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि सरकारी अस्पताल के मुकाबले उनको ज्यादा केयर और अटेंशन मिलेगी, वहाँ भी मरीजों का इस्तेहसाल हो रहा है। क्यों? रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर चलते हैं हॉस्पिटल हॉरर स्टोरीज की तरफ। हॉस्पिटल हॉरर स्टोरीज। हम बच्चों को लेके एक कॉन्सर्ट में जा रहे थे। 13 अगस्त की रात थी, इंडिपेंडेंस डे था, सेलिब्रेशंस थी और रास्ते में मेन शहर के बीच में डिफेंस DHA कराची कोरंगी रोड पे हम एक मगिंग इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हम उसे रिकवर ही कर रहे थे कि और हमारी गाड़ी चलना शुरू हो गई थी कि कुछ फायर की आवाज़ आई हमें। जब डाकू लूट मार करके फरार हो रहे थे तो पुलिस वालों ने पीछे से फायर खोल दिया, जिसकी गोली अमल को लगी। कुछ ही सेकंड्स में हमें पता चला कि हमारे बेटी को भी गोली लग गई है। दो वो देख रही थी हमें, शी वाज कॉन्शियस, यू कुड सी हर ब्रीदिंग, बट उसके बुलेट लग गई थी। हम सीधा ही क्योंकि कोरंगी से वहाँ से साथ ही अस्पताल है अगले सिग्नल पे NMC, हम वहाँ गए। छोटी बेटी दूसरी थी, वो भी साइड पे खड़ी हुई थी, वो खून में लथपथ, उसको कोने में खड़ा किया हुआ था। वो 6 साल की थी, अमल वाज 10 years एट दैट टाइम। नेशनल मेडिकल सेंटर के डॉक्टर्स और इंतजामिया ने ये जानते हुए भी कि बच्ची की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, 20 मिनट तक अमल के वालिदैन को फॉर्मेलिटीज में उलझाए रखा। प्रोफेशनलिज्म तो दूर, इंसानियत भी नहीं दिखाई गई। और यूं 13 अगस्त रात 12 बजे हर तरफ पटाखों, फायरिंग और बाजों के शोर में 10 साला अमल के माँ बाप के रोने की आवाज कहीं दबकर रह गई। जिन्होंने उस बच्चे की जान बचानी थी वही मौत के फरिश्ते साबित हुए। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस वाक़े का सोमोटो लिया। जिम्मेदारों का पता लगाने के लिए 5 डॉक्टर्स का एक कमीशन बना, जिसने बताया कि नेशनल मेडिकल सेंटर के इमरजेंसी रूम में वेंटिलेटर ही नहीं था। अमल जब जिंदगी और मौत के दरमियान थी तब भी किसी न्यूरोसर्जन या कंसल्टेंट को बुलाने की कोशिश नहीं की गई। फैसिलिटी होने के बावजूद एक्सरे तक नहीं किया गया। अस्पताल का अपना ब्लड बैंक था, मगर ब्लड भी अरेंज नहीं किया गया। हॉस्पिटल की गफलत अब खुलकर सामने आ चुकी थी। दबाव बहुत बढ़ चुका था और इसी दबाव की वजह से हुकूमत सिंध ने अमल एक्ट मंजूर कर लिया। अमल तो चली गई, लेकिन जाते जाते दूसरी बच्चियों की जिंदगी महफूज बनाने के लिए ये कानून हमें दे गए, जिसके मुताबिक अस्पताल टाइम जाया किए बगैर और बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के हर जख्मी का फौरी इलाज करने के पाबंद होंगे और उससे फौरन पैसे नहीं मांगे जाएंगे। उसके लवाकिन को हिरासा नहीं किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून कानून नहीं अगर वो अमलन नाफिज नहीं हो सकता। तो मार्च 2019 में ये एक्ट बन तो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जी हाँ, इससे भी ज्यादा खौफनाक वाकया पेश आया। 9 महीने की बच्ची निशवा के साथ। 2 जुड़वा बेटियां थी, एक नशफा थी और एक उमाइशा थी। तो डायरिया था, तो वो दिन में हम गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने KCL एडवाइस किया कि KCL पोटाशियम क्लोराइड हमें ड्रिप में लगाना है, ताकि वो 100 cc में आप जब लगा देते हैं तो 24 घंटे ड्रॉप होके जाता है। तो रात में नशफा की तबीयत ठीक हो गई,
जब हम रात हॉस्पिटल से मैं आने लगा, लेकिन उमाइशा की तबीयत उस वक्त ख़राब थी। तो वो उस वक्त डॉक्टर ने ये कहा कि यार वैसे तो ये ठीक होगी, लेकिन ट्विन है, दोनों मदर फीट पे हैं, तो एक काम ये कर लेते हैं कि इसको भी सुबह ही ले जाइएगा नशवा को। तो मैं घर आ गया, और तो सुबह में वाइफ का फ़ोन आया 6:30 बजे कि बहली आप फ़ौरन से हॉस्पिटल आ जाएं, मेरी बेटी को गलत इंजेक्शन लगा दिया, मेरी बेटी को गलत इंजेक्शन लगा दिया। असल में हुआ यह था कि डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन दिए थे, जिनमें से एक ड्रिप में लगाना था और दूसरा निशवा को। नर्स ने जो इंजेक्शन ड्रिप में लगाना था वो निशवा को लगा दिया, और ये इंजेक्शन था पोटेशियम क्लोराइड का, जो यूरोपीय ममालिक में उन मरीजों को लगाया जाता है जिन्हें वेंटिलेटर से डेथ पर लेकर जाना हो। क्या समझे? यानी जान से मारना हो, यानी जान से मारना हो। लोग आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज क्यों करवाते हैं? इसीलिए ना कि सरकारी अस्पतालों के धक्कों से बचें, वहां के डॉक्टर्स की गफलत का सामना ना करें। लेकिन यहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हाल भी ऐसा ही है, बल्कि ज्यादा बुरा कह लें, क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का फोकस मरीज से ज्यादा होता है पैसा बनाने पर। पाकिस्तान में इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है कि मैं तो खुल के बोलता हूँ ना, नाम लेता हूँ, वही बताता हूँ कि बिजनेस, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस पाकिस्तान में अगर कोई है तो वो 2 ही हैं, या यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल खोल लो प्राइवेट, या प्राइवेट अस्पताल खोल लो, या लैब खोल लो। पूछेगा कोई नहीं आपसे, जो दिल चाहे करो। निशवा को जहरीला इंजेक्शन दिया गया, लेकिन किसी को पता नहीं था। अस्पताल इंतजामिया ने यह बात 7 दिन तक उसके माँ बाप से भी छुपाई। इलाज के नाम पर पैसे बटोरे और बच्ची पर मुख्तलिफ तजर्बे भी किए, ये जानते हुए भी कि ये केस उनके हाथ से निकल चुका है। निशवा के वालिद ने अपनी बेटी डिस्चार्ज कराना चाही, मगर दूसरे अस्पताल ने डिमांड की कि दारुस सेहत वाले ये लिख कर दें कि उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया है तो हम बच्चे को एडमिट करेंगे। मगर दारुस सेहत वाले ऐसा करते क्यों? उन्होंने मना कर दिया कि इससे हमारे अस्पताल की बदनामी होगी। यानी ये सीधा सादा कत्ल का केस था। तब निशवा के वालिद ने भी अमल के वालिद की तरह लड़ने का फैसला कर लिया। बात सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया तक और वहां से अदालत पहुंच गई। वजीर आला सिंध, वजीर सेहत और IG सिंध निशवा के वालिदैन से मिले। क्या कातिलों को सजा दिलवाने के लिए? बिल्कुल नहीं, सेटलमेंट के लिए। अस्पताल इंतजामिया पैसे बचाने के लिए नॉन प्रोफेशनल स्टाफ हायर करती है, जो एक 9 माह की बच्ची को गलत इंजेक्शन लगा देता है। उसका जुर्म छुपाने के लिए डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर्स को बचाने के लिए अस्पताल इंतजामिया आ जाती है। अस्पताल इंतजामिया को रिलीफ दिलाने के लिए सियासी शख्सियात आ जाती हैं। और जब मामला किसी तरह सेटल नहीं होता तो मुल्क के वसीतर मफाद में एक फोन आ जाता है, क्योंकि धंधा है और बहुत ही गंदा है। जज एक इंतहाई माकूल आदमी, तो उन्होंने कहा कि जी इन्हें अरेस्ट कर लो, और एज यूजुअल वो उसी तरह से भागते हुए किसी दरवाजे से निकल गए और पुलिस पीछे पीछे। जिस दिन ये हो गया कि यार उनकी बेल रिजेक्ट हो गई, उस दिन मेरे चचा मेरे साथ थे सारी लड़ाई में। चचा ने कहा यार अब ये बात बहुत यहाँ तक हो गई, अब इनके चूँकि अकाउंट वगैरह सीज होंगे, चीज़ें वगैरह होंगी, तो अब छोड़ दो, अब ये लड़ाई बहुत होगी, अब तुम्हें ना कहीं से फ़ोन आ जाएगा। और एज यूजुअल यही हुआ कि मुझे कहीं से फ़ोन आ गया कि भाई बैठ के बात कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। जहाँ से फ़ोन आता है वहीं से आया था। ठीक है, इस बात को के लिए इतना ही काफ़ी। मुल्क के वसीतर मफाद में फ़ोन आ गया। इन 2 वाक़यात से ये मत समझिएगा कि ऐसा कभी कभी होता है, बल्कि ये तो हाईलाइट हुए तो हमें पता चल गया, वरना आए रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। डॉक्टर्स की गफलत, बदसलूकी, नाअहली या अस्पताल अमले की लूटमार। मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, ना सारे हॉस्पिटल्स की। पाकिस्तान में बेहतरीन और प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी हैं और अस्पताल भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका मकसद सिर्फ एक है, पैसा कमाना। बस ये नहीं देखते कि मरीज बचेगा भी या मर जाएगा। वाइफ ना प्रेग्नेंट थी तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए ना, ऑपरेशन मतलब नॉर्मल डिलीवरी थी, दूसरे हॉस्पिटल में उसको लेके गए तो उसने कहा यार प्राइवेट चलते हैं, वहाँ पे सही होता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी थी। उसने सोचा यार ख्याल रखते हैं
तो प्राइवेट में चलते हैं ना, तो प्राइवेट में गए हैं। तो कासिम मेडिकल कम्प्लेक्स से बरकों में आता है, इस्लामाबाद बरकों में आता है। तो उन्होंने बोला यार इसका तो ऑपरेशन होगा, इसका तो मतलब पेट में बच्चा जो है वो अंदर पोटी कर गया, तो इसका जल्दी से ऑपरेशन होगा। हमसे तकरीबन 70,000 जमा कराए और 30,000 उन्होंने बोला कि बाद में, ऑपरेशन के बाद में। मेरी तो फैमिली में सब औरतें ही थी, मैं तो दुबई में था तो कोई नहीं था। ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन से पहले ही उसकी डेथ हो गई, मतलब बच्चा भी फौत हो गया, तो मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई। जब वो किसी को उनको बताया भी नहीं है तो पूरा स्टाफ वहाँ से भाग गया ना। जब मेरी वाइफ की डेथ हो गई तो पूरा स्टाफ वहाँ से भाग गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया में 80% बच्चे जो पैदा होते हैं वो सर्जरी से पैदा होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है, और हमारे यहाँ 90% बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कोई पूछने वाला है कि ये 14,000 रुपए की डिलीवरी जो थी नॉर्मल, इस डिलीवरी को तुमने 2.5 लाख 3 लाख पे पहुंचा दिया? कोई पूछने वाला है? और उस सर्जरी में तुम आके बताते हो बाहर, सॉरी ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, आपकी बहन मर गई, आपकी बीवी मर गई, आपकी बेटी मर गई। आप शोर करते हो, कहते हैं ये फॉर्म पढ़ लो, साइन कर चुके हो पहले ही कि बचे या मरे हम कुछ नहीं बोलेंगे, चलो जाओ जो करनी कानूनी कार्रवाई में पेपर ले आएंगे अदालत में। तो जहां कोई पूछने वाला ही नहीं हो कि जिसकी बेटी जा रही है सीजर 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 मतलब इस मुल्क में कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही। वैसे अस्पतालों की बेहिसी का एक नमूना कराची के सिविल अस्पताल में भी देखने को मिला, जब फराज अपनी तकलीफ से बिलबिलाती बच्ची इमरजेंसी में लाया जिसे अपेंडिक्स का दर्द था। मेरी बेटी थी, उसके पेट में दर्द उठा तो मैं बच्ची को सिविल अस्पताल ले गया। जितनी बच्ची तकलीफ में थी, जितनी शिद्दत थी उसको तकलीफ की, तो डॉक्टर ये खदशा जाहिर कर रही थी कि हो सकता है अपेंडिक्स फट ना गया हो। उसने कहा कि अल्ट्रासाउंड हम करा लेते हैं। हम गेट पे पहुंचे, अल्ट्रासाउंड का जहाँ पे सेटअप था इनका। थोड़ी देर बाद वो मैडम उस वक्त सिर्फ वज़ू करने गई थी, फिर वो नीचे आई हैं। मैं उनके पास फ़ौरन से पहले पहुंचा। मैडम मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको दर्द हो रहा है, डॉक्टर खदशा जाहिर कर रहा है, प्लीज़ आप इसका अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। कहने लगे अभी आप रुकें, मैं नमाज़ पढ़ूँगी फिर उसके बाद करती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट लगाए, असर की टाइम की बात है ये। उस वक्त तक बच्ची मेरी दर्द से तड़पती रही। कुरान कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि अगर उस खातून की इबादत के दौरान बच्ची मर जाती तो उन्हें सवाब मिलता या अजाब। और हाँ, ये बात जहन में रख कर फैसला कीजिएगा कि खातून इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, जो बनाया ही इसलिए जाता है कि हंगामी तौर पर मरीजों को फैसिलिटेट किया जा सके। बहरहाल सरकारी अस्पतालों में सहूलतें या डॉक्टर्स की कमी समझ भी आती है, क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान अपनी जीडीपी का पूरा 1.4% हेल्थ पे खर्च करता है, इसलिए कि हमें दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है, फिर डिजिटल दहशतगर्दी से बचने के लिए अरबों की फायरवॉल्स भी लगवानी है। ऐसे में हेल्थ सेक्टर्स के लिए कुछ कैसे बचेगा? तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन हालात का भरपूर बल्कि नाजायज फायदा उठाते हैं। खातून थी, उनके शौहर कोविड में एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट हुए और उनकी 4 बेटियां थीं, तो उनको पैकेज दिया गया 5.5 लाख रुपए का। कोविड इतना डरावना था जब नया आया था कि हर शख्स डरता था कि क्या है, कहीं करीब गए तो मर जाएंगे। तो उनको 5.5 लाख का पैकेज मिला उस प्राइवेट अस्पताल में। उन्होंने अपनी बेटियों को जेवर बेचा, किराए के घर में रहती थी, अपने शौहर को एडमिट करा दिया। अस्पताल ने उनका बिल बना दिया भाई कहीं 9 लाख रुपए, होते होते पहुंच गया 14 लाख रुपए। अस्पताल के किसी स्टाफ ने उनसे बोला कि अम्मा पैसे ले आओ ना, ये ना हो गया वेंटिलेटर बंद कर दें। वो डर गई, भागी भागी मेरे पास आई। फिर मैं अस्पताल गया, मैंने उनसे बोला भाई कि आपका स्टाफ ये क्या बातें कर रहा है भाई, जब आप पैसे ले रहे हो पानी की तरह से, आपने बोला था ना 5.5 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा मरीज सही करके दे देंगे, ये पैकेज है। तो 5.5 लाख तो दे दिया उन्होंने। फिर जब उनका बंदा उसमें ये साबित हो गया कि उसने गलती की थी, तो अस्पताल ने वो बिल माफ किया। फिर मैंने कहा जी इनका बंदा सही हो गया, पैसे तो आपने ले लिए सारे। कह रहे नहीं, वो तो हमने वेंट पे डाल दिया, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया था। फिर उनकी फैमिली मेरे पास आई 6 दिन बाद कि हमारे शौहर की मैयत तो रिलीज करा दो। मैंने कहा सही नहीं हुए? कह रहे नहीं, वो मर गए। 5.5 लाख भी लिया, इजाफी पैसों का बिल भी बना, शौहर भी मर गए। अब मैयत रिलीज कराने के लिए मजीद 15 लाख जो और बिल बढ़ चुका है वो। पाकिस्तान में एक पुराना रिवाज है डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में बदलने का। अगर इमरजेंसी हो तो रक्शे वाले से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक सबके लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं होता। तब ये पैसे अपनी मर्जी के लेते हैं, क्योंकि देने वाला मजबूर होता है। लोग सरकारी अस्पतालों में जलील नहीं होना चाहते, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल मुल्क में खौफनाक और कामयाब कारोबार बन चुका है।
उसमें पैसे बनाने के कई तरीके हैं। इलाज सस्ता है तो टेस्ट महंगे, टेस्ट सस्ते हैं तो दवाएं महंगी, लेबोरेटरी भी अपनी और फार्मेसी भी अपनी। तो ये समझ लें कि प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले की पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में होता है। बिजली के बिल डॉक्टर्स के वो देते हैं, गैस के बिल वो देते हैं, बच्चों की फीस वो देते हैं, फिर किसी ने जो है एयर कंडीशन लगाना है वो देते हैं, घर की तीजन करते हैं। देखें, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे मुल्क में दवाई की कंपनी किसी भी डॉक्टर को आके ये क्यों बोलती है, डॉक्टर साहब थाईलैंड जाएंगे, डॉक्टर साहब फैमिली के साथ तुर्की का विजिट करा दें, इस्तांबुल का 7 स्टार होटल होंगे, गाड़ी जीएमसी होगी आपके पास। क्यों? मुझे बोलो ना। वो एक आम आदमी जो बैंक में नौकरी कर रहा है उसको ऑफर कर दो, जाके सवाब मिलेगा। वो कभी जिंदगी में कराची से बाहर नहीं गया, तुम उसको थाईलैंड घुमा दो। डॉक्टर को क्यों? एज अ प्रोफेशनल अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे नॉलेज में भी हैं, और हमेशा ये एक बहस चलती रही। पूरा एक ग्रुप हमारा इस हवाले से एथिक्स का कराची ग्रुप बना हुआ है, जिसमें बाकायदा ये डिस्कशंस होती रहीं कि जी जो डॉक्टर और जो रिप्रेजेंटेटिव है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, उसका कितना आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये जो इल्ज़ामात हैं इनमें काफ़ी हद तक, मतलब बहुत हद तक नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन किसी हद तक सच्चाई है और ऐसा हमारे इल्म में है। मुझे बहुत हर्ट होता था व्हेन आई वाज सीइंग दैट थिंग कि मेरे जो कॉलीग्स हैं वो इतनी अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों से मशवरा भी इस वक्त किया कि शुड आई डू दैट प्रोग्राम कि जो हम फार्मास्यूटिकल के साथ बजटिंग करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे उस टाइम पर एतराज़ किया कि बिकॉज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं, परसेंटेज जिसको हम कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस और बहुत ही आम है ये चीज़ कि अगर आप मल्टी वाइटामिन भी किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होती है कि आप क्यों दे रहे हैं। अननेसेसरी मेडिसिन भी दी जाती हैं और इसमें बाकायदा तौर पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर को बहुत अच्छी गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत अच्छे जो है वो। आई एम सो सॉरी टू से दैट। और मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझसे नाराज होंगे, बहुत से डॉक्टर्स देख के हैरान होंगे, परेशान होंगे कि व्हाट शी इज सेइंग, बट इट्स अ वेरी ट्रू थिंग कि दे आर टेक एडवांटेज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल व्हेन दे राइट द मेडिसिन। Beyond that, there's a lot of, their own profits. महंगे टेस्ट, बड़ी बड़ी फीसें, कॉम्प्रोमाइज दवाएं, बेरहमाना रवैया, गफलत और नाअहली के साथ लाखों रुपए का इलाज। ये तो बहुत ही मोहतरम पेशा था ना। डॉक्टर्स को तो मसीहा कहा जाता था क्योंकि उसका काम लोगों की जिंदगियां बचाना है। लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ कारोबार बल्कि एक धंधा बनता जा रहा है। सवाल ये है कि हुकूमत कहाँ है? कोई कानून साजी की गई? अगर की गई तो उस पर अमल हुआ? क्या ऐसे अस्पतालों और डॉक्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? तो पाकिस्तान में हेल्थ से रिलेटेड तमाम मसाइल को देखने के लिए एक इदारा है जिसे PMDC यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कहा जाता है। लेकिन ये इदारा कितना एक्टिव था, इसका अंदाजा आपको ये सुनकर हो जाएगा कि माजी में किसी को पान का केबिन भी खोलना हो तो KMC से परमिशन लाजिम थी, मगर प्राइवेट अस्पताल या क्लिनिक खोलने के लिए किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी PMDC प्रैक्टिकली इतने सारे मामलात को डील नहीं कर सकता था। मुल्क भर के डॉक्टर्स को लाइसेंस जारी करना, मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर देखना, सरकारी हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करना, ये सब PMDC की ही जिम्मेदारी थी। इस तरह सरकारी अस्पताल तो रेगुलेट हो रहे थे लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोई पूछने वाला नहीं था। मगर फिर पंजाब, KP और उसके बाद 2018 में सिंध हेल्थ केयर कमीशन डिपार्टमेंट बना। अगर इख्तियारात और कानून देखे जाएं तो लगेगा कि ये इदारा बनाने का मकसद तो बहुत अच्छा था, मगर 71 सालों का बोझ महदूद इख्तियारात के साथ, वो भी इंतहाई कम बजट में उठाना बहुत मुश्किल काम था। जिन्ना हॉस्पिटल का नाम सुना है आपने? जिन्ना हॉस्पिटल में 350 पोजीशन वेकेंट हैं। क्या वजह है? जवाब है आपके पास का? किसी के पास जवाब नहीं है। उसकी वजह ये है कि हेल्थ केयर में हमारी जो एक्सपेंडिचर है और एजुकेशन में वो बहुत कम है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ रिसोर्सेज हमेशा इन इदारों के लिए कम रहते हैं।
मुल्क को बने हुए 77 साल हो गए, हेल्थ सिस्टम 77 साल से चल रहा है। हमें बने हुए कितने साल बताया मैंने आपको? 6 साल। तो क्या आप समझते हैं कि 77 साल का सिस्टम 6 साल के सिस्टम से ठीक हो सकता है? उसको भी टाइम चाहिए। अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो मैं मुतमईन हूं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के मौजूदा सीईओ डॉक्टर एहसन सिद्दीकी तो अपने इदारे की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन है, मगर उसके साबिक फाउंडिंग मेंबर तो कुछ और ही सोचते हैं। हम तो इब्तदाई तौर पे आए थे, तो हमारा काम तो रेगुलेशंस बना के इनको दे देना था, वो हमने बना दिए। उसके बाद इन्होंने हमें जो है वो क्या कहते हैं मुनासिब नहीं समझा कि हम ज़्यादा इनके साथ काम करते। वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन अगर हमें ये नजर आए कि ये सही डायरेक्शन में काम हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, तो हम कहें कि हाँ जी माशाल्लाह जो है वो चीज़ें हो रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि इतनी इफेक्टिव नज़र नहीं आ रही। यही नहीं, अमल केस में भी सिंध हेल्थ केयर कमीशन गई नेशनल मेडिकल सेंटर और वहां का सर्वे करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। तो जज साहब ने वो रिपोर्ट देखकर कहा कि इसे देखकर लगता है कि आप वहां सिर्फ चाय पीने गए थे। जब इतना बड़ा केस हुआ है, इतना बड़ा सानेहा हुआ है, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई है, तो आप सर्वे क्या करके आए हैं? क्योंकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन को यह भी नहीं पता था कि उस अस्पताल में इमरजेंसी रूम कहाँ है। बहरहाल एक तरफ इदारा बन गया, कानून बन गया, इख्तियारात मिल गए, फंडिंग भी हो गई, और दूसरी तरफ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगा रहे थे। अब लाजमी सी बात है कि जब कोई बिजनेसमैन किसी इदारे में पैसा लगाएगा तो किस लिए? प्रॉफिट के लिए। हुआ भी वही। 5 स्टार होटल का रूम कितने का होता है? एक सुपर डिलक्स रूम ले लें कितने होगा? 50,000, 55,000, 60,000 रुपए का होगा, इतने का ही होगा। प्राइवेट अस्पताल में इससे महंगा रूम है। क्या कमाल है भाई, वहां हनीमून मनाने आए? अरे टांग टूटी हुई है भाई, रस्सी से बंधी हुई, लेटे में पड़े में, आप रूम के पैसे ले रहे हो 50,000, 40,000, 60,000। हमारे एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम प्राइस कंट्रोल करें। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ केयर के साथ साथ एक बिजनेस है। आपने फर्स्ट एक अस्पताल बनाया है, तो आपका मकसद मरीजों की सेहत के अलावा ये भी है कि आपने पैसे कमा के एक बिजनेस करना है। आप एक रकम की मुकर्रर करते हैं कि मैं एक ऑपरेशन करूंगा हर्निया का जो 50,000 रुपये में होगा फॉर एग्जांपल। बराबर में एक अस्पताल है वो कहता है मैं 30,000 में करूंगा, और एक अस्पताल है वो कहता है मैं 3 लाख में करूंगा। आप 3 लाख वाले के पास क्यों जाते हैं? क्या 3 लाख वाला आपके घर जाके आपसे कहता है कि मेरे अस्पताल में आके ऑपरेशन कराओ? नहीं, हम अपनी चॉइस से वहाँ जाते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये ऑपरेशन हमारा 3 लाख का होता है, तो फिर हमें शिकायत किस चीज़ की? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुद जिनका मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर्स थे और इस किस्म के, या इन्वेस्टर्स थे, आप उनको इन्वेस्टर कह लें, कि जो उनके पास पैसा था उन्होंने एक जगह ली और उसको हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। तो मालिक अपनी, क्योंकि वो तो सिर्फ वहाँ प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैठा हुआ है, उसका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी भी कुछ ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जो मेरे नॉलेज में है जहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। एक नॉन डॉक्टर आदमी अगर वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है तो ज़ाहिर है वो मुझे तो कहेगा कि भाई कोई भी आ रहा है तो उसके तो ये 20 टेस्ट तो होने ही होने चाहिए या 10 टेस्ट होने चाहिए, और ऐसा हुआ भी। तो मैंने तो उन जगहों से जो है वो क्या कहते हैं अपनी प्रैक्टिस ख़त्म कर दी। डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स के टेस्ट की कीमतें रेगुलेट करवाने के इख्तियारात मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर एहसन सिद्दीकी साहब कहते हैं कि वो प्राइस कंट्रोल करने की पावर्स ही नहीं रखते। लेकिन जो भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ज्यादा पैसे इसलिए चार्ज कर रहे हैं कि पीछे जो प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक बिजनेसमैन बैठा है उसे तो अपने कारोबार में मुनाफा चाहिए। जैसे मीडिया में कुछ सहाफी भारी तनख्वाहों और मालिकों को खुश करने के लिए सब अच्छाई का राग अलापते हैं, अपने कलम से सहाफत का चेहरा बिगाड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। इन सारी बातों में आप भूल तो नहीं गए कि हेल्थ सेक्टर पर कितना पैसा लगता है? जीडीपी का सिर्फ 1.4%। इस 1.5% में भी करप्शन और सियासत के इल्जामात लगते रहें तो फिर आप एक क्या जितने चाहे कमीशन बना लें, उनका हाल भी एबटाबाद और हमूदुर रहमान कमीशन जैसा ही होगा। वैसे ही रिपोर्ट बनाने के लिए मैंने पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के हेल्थ कमीशन से भी राब्ते किए, उनके नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की, पीएमडीसी के नुमाइंदों को भी कॉल्स की, मेल्स भी की, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। मगर इन सूबों के हेल्थ कमीशन की वेबसाइट्स देखें तो नजर आ जाएगा कि कितनी कंप्लेंट्स की गई और उनमें से कितनी पर एक्शन हुआ। हमारे पास जो शिकायतें हैं वो इस वक्त तक तकरीबन आज तक 350 के करीब शिकायतें आई हैं। 350 शिकायतों में से तकरीबन हमारी 205 शिकायतें हम रिजॉल्व कर चुके हैं। आज तक जितनी भी शिकायतें आई हमारे पास, मैं आपको एक जरा रफ आइडिया दे रहा हूँ,
52% शिकायतें गलत थी, 48 सही थी। यानी 52 में डॉक्टर सही था, मरीज गलत था, लेकिन 48% में मरीज सही था। सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं तो पहले धक्के खाएं, क्योंकि सेहत का बजट आटे में नमक के बराबर है। बेड्स कम, मरीज ज्यादा हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं तो जिसका जितना दिल चाहे उतनी फीस ले, क्योंकि ये बिजनेस भी है। किसी सस्ते अस्पताल जाएं तो मरीज की जान दांव पर लगाएं। डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने वाला इदारा ड्रैप है, मगर उसके पास भी फोर्स नहीं। कमीशन भी है, मगर फंड्स और इख्तियारात नहीं। कानून भी है, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इसी कानून में मजीद बेहतरी करनी हो तो अमल और निशवा के वालिदैन की तरह सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। नया, पुराना या हमारा पाकिस्तान, बदकिस्मती से कंपनी यही चलेगी।